स्टडी पैक, द नेम ऑफ टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम स्टडी पैक से। ठीक है, एंट्री एट द फॉलोइंग बैलेंसेस एट 31 दिसंबर 2019। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वी नीड टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट। एक शॉर्ट सी इनकम स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती, बस सिंपल इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। देन लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री इज 6000। परचेज की वैल्यू है 50,000 एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 8000। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि आंसर आ जाएगा 48,000। 86,000 में से माइनस कर दो उसको, तो 38,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 38,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है 38,000। फिर उसके बाद लेस करेंगे एक्सपेंसेस। देयर इज नो अदर इनकम, तो लेस करेंगे हमें एक्सपेंसेस भी हमें एक साथ दिए हुए 9,000 के। प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? 29,000 का हो गया प्रॉफिट। ओके, अब ये हो गई इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट हमारी इस्तेमाल होगी आगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इस इनकम स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द रेशोज। आ जाए जरा नेक्स्ट पेज पर। अच्छा भैया, आ गया हमारा प्रॉफिट। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज वी नीड टू कैलकुलेट द डिफरेंट रेशियोज। ये मैं रेज कर रहा हूँ पुरानी वर्किंग। वी विल स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का फॉर्मूला सबको याद है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन से कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS लिख दिया मैंने शॉर्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है पीछे से जाके देखेंगे हम। 38,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की है फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स, मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं आंसर क्या है? 79.17%। देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 38,000 का, अपॉन सेल्स कितने की है? 86,000, मल्टीप्लाई बाय 100, 44.19%। क्वेश्चन ने बताया हुआ कितने डेसिमल प्लेसेस तक वर्किंग करनी है? नहीं बोला हुआ ना, बाय डिफॉल्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे कर लिया करो। ठीक है, जब तक क्वेश्चन है साइलेंट ना, तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर। चलें आगे करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखो फॉर्मूला याद करने की इजी ट्रिक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बोला हुआ ना, जो चीज पहले बोली गई न्यूमरेटर में आएगी, जो बाद में बोली हुई डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि नेट प्रॉफिट आएगा पहले और अपॉन सेल्स बाद में और मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितने का हमारा? यस, 29,000। थोड़ा सा बोलेंगे ना तो आप लोग भी कनेक्टेड रहेंगे। अपॉन सेल्स कितने की है? 86 बाय 100। आंसर बताएं। 33.7 के आगे क्या है? परसेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट हमारा है 29,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम करेंगे कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो पीछे वाले पेज पे चले जाए जरा, कैपिटल दिए हुए ना हमें।
अगर कैपिटल ना गिवन हो तो कैपिटल इज इक्वल्स टू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। ठीक है, ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटीज। अच्छा, अब ऑल एसेट्स में मोटर व्हीकल आ जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है, ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे बताया हुआ होता है कि भाई ये कैपिटल हम ओपनिंग निकाल रहे हैं क्लोजिंग। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे सारी वैल्यूज ओपनिंग होंगी, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो सारी वैल्यूज क्लोजिंग होंगी। राइट नाउ हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारी क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो हम सारी वैल्यूज क्लोजिंग लेंगे। मोटर व्हीकल, क्लोजिंग इन्वेंटरी, इक्विपमेंट, ओपनिंग को नहीं लेंगे, लेंगे नहीं। परचेज को भी नहीं लेंगे, सिर्फ एसेट माइनस लाइबिलिटीज करना ना, क्या परचेज तो ना एसेट है ना लाइबिलिटी है। ठीक है ना, सेल्स को लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं। एक्सपेंसेस को नहीं। लोन को यस, लोन लाइबिलिटी माइनस होगा। बैंक यस प्लस होगा, एसेट है। कैश एसेट है प्लस होगा। ट्रेड रिसीवेबल प्लस होगा, ट्रेड पेबल माइनस। अब इन सबको ऐड कर लो, 70,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000, ये सारे एसेट्स हो गए और माइनस हो गई लाइबिलिटीज 30,000 और 13,000, ये दोनों लाइबिलिटीज हो गई। अब इन दोनों का फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। यस, 62,000 हमारा कैपिटल हो गया, तो हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा आपका कैपिटल प्लस लोन। कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज 30,000 की है। $92,000 का हो गया हमारा। 29,000 अपॉन 92,000 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ रहा है? 31.52%। चलें, नेक्स्ट करंट रेशो। Recording in progress. चलें, लेट्स कंटिन्यू। करंट रेशियो के अंदर क्या आएगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स में आ जाएगा, करंट रेशियो में आ जाएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
करंट एसेट्स कौन कौन से हमारे पास, जरा चेक करें। अच्छा भाई, अब इसमें करंट एसेट्स की वैल्यू मुझे बता दीजिए। सबसे पहला क्या है, बैंक है। $3,000। फिर इसके बाद इन्वेंट्री आती है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, फिर बैंक आता है, फिर कैश आता है। आप लोग उल्टे चले। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बताओ। टोटल तो सेम ही आएगा। आखिरी वाला बताओ, ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? 8,000। ये चारों हो गए। अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये सीक्वेंस कहाँ इंपॉर्टेंट है? जब बैलेंस शीट बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मसला नहीं है, प्लस माइनस भी कर लो तो चलेगा। अच्छा भाई, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है हमारे पास? ट्रेड पेबल्स कितने का है? ट्रेड पेबल्स 13,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, बस ट्रेड पेबल ही है सिर्फ ना, बस। बताएं क्या आंसर आएगा। 1.76:1। चलें, अब आएगा क्विक रेशो। क्विक रेशो में क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। सारे मिला के 23,000 बन रहे हैं। एक काम करो ना, देखो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिमूव भी कर दो। क्लोजिंग इन्वेंट्री के अलावा बाकी रिमेनिंग करंट एसेट्स ले लो। 3,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000। इसका मतलब प्लस करके फिर माइनस करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा बेहतर क्या है कि आप करंट एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री को शामिल ही ना करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करने का ये तरीका है। क्या होगा आंसर? 1.15:1। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स? क्या आ रही थी हमारी? पीछे जाकर देखें जरा। 48,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है क्लोज में ख्याल से? 6,000 है और 8,000 है। डिवाइड प्लस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 6,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 2, 7,000। बताएं क्या आंसर आएगा? 6.86 टाइम्स। जो भी आंसर होगा वो टाइम्स में कहलाएगा। अच्छा भाई, दो बाकी हैं अभी हमारे पास। कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहला है एक ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं? 10,000 के। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 86,000 मल्टीप्लाई बाय 365, मतलब 42.4 डेज। देन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड। ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड क्या है? ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड पेबल्स 13,000 के हैं। क्रेडिट परचेज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 365, यानी कि 94.9 डेज। ठीक है, सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अब हम लिख लेते हैं कमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली हमें ये देखना है कि भाई प्रीवियस ईयर से इस साल में कोई इंप्रूवमेंट आई है या खराब हुआ है, ये कमेंट करना होता है। ठीक है ना, जरा पीछे जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कमेंट का भी सेक्शन था, वो कमेंट सेक्शन अभी हम कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने सॉल्व किया था, इसके अंदर क्या बताया हुआ था आपको कि भाई ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये सारे के सारे रेशियोज आपने कैलकुलेट किए हैं और इन्होंने लास्ट ईयर के रेशियोज भी आपको बता दिए थे। देखो ये जो है ना, ये हमारे कैलकुलेट हुए हैं ये सारे रेशियोज। देखो 33.33 डेज, 33.33% ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप आया था। और पिछले साल का क्या था? 25%। आप बोल रहे हैं कमेंट करो क्या हुआ है, क्या जवाब दोगे आप? क्या कमेंट करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप हैज इंक्रीज्ड।
इंक्रीज या वर्स, इंक्रीज नहीं लिख सकते आप, इंक्रीज या डिक्रीज लिखने पे कोई मार्क्स नहीं है, आपको पता है इम्प्रूव लिखने के मार्क्स हैं। अगर आपने इंक्रीज लिखा, अब इंक्रीज लिखना हमेशा अच्छा थोड़ी होता है। क्या ख्याल है, एक लड़का नया नया जिम गया, एक महीने बाद पूछा मैंने क्या हुआ, उसने बोला सर 5 किलो बढ़ गया, तो ये अच्छा हुआ बुरा? कैसे कमेंट करेंगे ये अच्छा है या बुरा है? वो बोलेगा बढ़ गया, इंक्रीज बताने से क्या हो रहा है? अगर वो मेरी तरह जो है सेहतमंद था तो फिर बहुत बुरा हुआ है, ऑलरेडी 5 इतना वेट ओवर वेट था, फिर 5 किलो और बढ़ गया। और अगर वो बिल्कुल जो है कहते हैं नाजुक था, सिंगल पसली बेचारा, बिल्कुल जो है स्किनी था बिल्कुल लड़का, उसका 5 किलो बढ़ जाए तो अच्छी बात है ना? तो इसीलिए इंक्रीज इज नॉट ऑलवेज गुड और बैड। आपको नहीं पता इंक्रीज अच्छा है या बुरा है, तो पुरानी सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप जो है 25% 33% पे आ रहा है, तो वो क्या है, इम्प्रूव्ड हुआ है। पुराना क्या था, 20% 25% पे आया, ये भी इम्प्रूव हुआ। अगर पुराना 40% होता है 33 पे आया था, तो हम बोलते हैं वर्सेंड है। दो वर्ड यूज कर लो, याद कर लो ये वर्ड्स, इम्प्रूव का ऑपोजिट क्या होगा, वर्सेंड, ये वर्ड याद कर लो, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, ना इम्प्रूव हो रहा है ना वर्सेंड हो रहा है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट है, सेम है मतलब। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो रहा है आपका, इम्प्रूव, मतलब 20% था 25% हो गया, ये इम्प्रूव बढ़ना अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि भाई जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर पहले 20% का रिटर्न मिल रहा था, अब 25% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना, ये इम्प्रूव होना इज गुड। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद है करंट रेशो। करंट रेशो क्या हुआ है हमारा, वर्सेंड हुआ है। करंट रेशो इज वर्सेंड, इसका रीजन भी बता देंगे हम। क्विक रेशो क्यों वर्सेंड, क्विक रेशो भी क्या हुआ है, वर्सेंड हुआ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर डेज 68 डेज 100 डेज पे चलेगा, इंप्रूव है वर्सेंड, ये उल्टा हिसाब है, ये बढ़ना है बुरा है। ट्रेड रिसीवेबल्स का जो कलेक्शन पीरियड है वो अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, ये वर्सेंड, लोग हमें देर से पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपकी मर्जी है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। अगर आप इसको इम्प्रूव बोलोगे ना, इम्प्रूव भी कह सकते, इम्प्रूव पता कैसे बोलोगे, इम्प्रूव इस तरीके से बोलोगे, आप बोलोगे हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, इसका मतलब है कस्टमर्स के रिलेशन बिल्ड होंगे, ज्यादा सेल्स होंगी, ज्यादा लोग हमारे लॉयल कस्टमर्स होंगे, मतलब जबरदस्ती का इसको पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है कहते हैं वैसे, लेकिन ये आइडियली दिस इज रॉन्ग, मतलब ये देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर कलेक्शन पीरियड जो ज्यादा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, नंबर वन कि हमारा पुअर क्रेडिट कंट्रोल है, हमारे लोग टाइम पर लोग पैसे वसूली नहीं कर सक रहे, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारा जो है वो कैश फ्लो इसकी वजह से हर्ट हुआ, हमारा जो है हमें लोगों को पेमेंट करने में मुश्किल होगी अगर हमारे कस्टमर हमें लेट पेमेंट करेंगे तो। तीसरा ये हो सकता है इसका कि जो है मुल्क के हालात खराब है, लोगों को पैसे नहीं देने को, इसका मतलब है ज्यादातर कब लोग पैसे नहीं देते हैं, हाँ लोग टाइम पे पेमेंट्स कब नहीं करते हैं, नंबर वन तो उनके पास खुद ना हो, हालात खराब हो। नंबर टू, पैनिक सिचुएशन हो गई, वॉर सिचुएशन हो गई, जंगी हालात में कोई किसी को पैसे नहीं देता, जिसके बाद होते हैं बोलते हैं बस छोड़ो, बस मुल्क बचेगा तो देखेंगे बाद में, जिंदा रह गया तो बाद में देखेंगे, अभी राइट नाउ अपनी अपनी देखो भाई, ठीक है। जंगी हालात में भी ये होता है। इसके अलावा कब होता है ऐसा, जो पैनिक कोविड आ गया था, कोई कोविड आ जाए, ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए कोई, तो उसके अंदर भी जाहिर है जलजला आ जाए कोई, मतलब बहुत खतरनाक सीवियर अर्थक्वेक, मतलब बिल्कुल ऐसा हो कि पैनिक सिचुएशन, तो उसमें तो कोई किसी की नहीं देगा। और आखिरी ये भी बात होती है कि बंदे की नीयत खराब है, बस सब हों लेकिन देने नहीं हो, तो ये भी हो सकता है, बंदा ही चोर है तो उसके पास जितने भी अच्छे हों पैसे, कोई नहीं देना उसको भाई। तो एनीवेज, तो ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, और आप आंसर में रीजन में ये कोई भी रीजन डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल के टर्नओवर के डेज क्या होंगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर जो है कहते हैं 80 डेज से 96 डेज पे चला गया है। अब ये बढ़ना अच्छा है हमारे लिए, क्यों अच्छा है कि हमारे सप्लायर्स हम डिले पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे कैश फ्लो रुका रहेगा। लेकिन एक तरह से बुरा भी है कि हम वक्त पे पैसे नहीं कर दे रहे तो हमारी बेइज्जती हो रही है, मार्केट में रेपुटेशन खराब हो रही है। अगर किसी को बेइज्जती होने का डर नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अगर इज्जतदार आदमी है तो उसके लिए थोड़ा बुरा है, मतलब दोनों बातें आप लिख सकते हो उसमें। वैसे तो आइडियली आप ये बोल सकते हो, देखो दो सिचुएशंस हैं, आप ये कह सकते हो यार एक तरह से पॉजिटिव पहलू से देखें तो हम ये बोलेंगे हमारे सप्लायर हमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं पेमेंट करने को, ठीक है, ये पॉजिटिव बात हो गई। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप बोलोगे हम वक्त पे पेमेंट नहीं कर रहे, सही है ना। दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। एक बात ये है कि आप बहुत सारे देखो, हर चीज को दो डिफरेंट जो है ना कहते हैं पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। अगर आप 80 डेज की जगह 96 डेज में पेमेंट कर रहे हो, नंबर वन, पहले पहला अगर आप ये वैसे आइडियली यही है कि हम
डिले पेमेंट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे, हम अज्यूम यही कर रहे हैं कि सप्लायर ने खुद हमें डिले पेमेंट अलाउ की है। हम कहेंगे ठीक है यार, सप्लायर हमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं पेमेंट के लिए, इसका मतलब हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है, हमारे रिलेशन अच्छे हो गए हैं। लेकिन हम एक नेगेटिव बात भी कर सकते हैं कि भाई इस वजह से ये भी हो सकता है कि हमें महंगा दें, फिर लोग सस्ता नहीं दें कि लेट पेमेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे रिलेशन हो सकता है खराब हो जाए आगे जाके ट्रस्ट सप्लायर के साथ, अगर हम टाइम पे जल्दी पेमेंट नहीं करें तो। बल्क डिस्काउंट हमें ना मिले लेट पेमेंट करने पर, सही कैश डिस्काउंट हमारे मिस हो जाएंगे, ये सारी बातें। अब इन सब के रीजंस लिखते हैं हम, चलो आ जाए जरा रीजंस लिखते हैं। मैंने पहले से लिखे हुए हैं, आप लोग मेरे साथ साथ डिस्कस करेंगे एंड देन कॉपी करेंगे। सबसे पहला रीजन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। आप लिखोगे कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड। एक मार्क मिल गया आपको सिर्फ ये बात लिखने का। अब उसके दो रीजंस बताएंगे हम। सेलिंग प्राइस माइट हैव इंक्रीज्ड। दूसरा रीजन, परचेज प्राइस माइट हैव डिक्रीज्ड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़ता है ना, वो दो रीजंस की वजह से बढ़ सकता है। या तो आप महंगा बेच रहे हो, या फिर आप सस्ता खरीद रहे हो। तो आप देखें जरा नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन इज कांस्टेंट। एक मार्क ये मिल गया। और दो मार्क रीजन लिखने के। देखो नॉर्मली ना एक रेशो 3 मार्क्स का आता है। एक मार्क का हम रेशो लिख देते हैं, और 2 मार्क्स के हमारे क्या हो जाते हैं? उसके रीजन हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट देखो क्या है, कहते हैं जैसे कि अगर 3 मार्क्स का है तो मैंने एक रीजन 1 मार्क का लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड। ये इम्प्रूव्ड लिख दिया ना, 1 मार्क मिल गया मुझे। ठीक है, अब मैंने दो रीजन बता दिए, 3 मार्क्स मिल गए। सर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या हुआ है? नेट प्रॉफिट मार्जिन इज कांस्टेंट। जवाब दें, मेरे साथ रहेंगे भाई आप लोग। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज कांस्टेंट, 1 मार्क मिल गया। 2 मार्क उसके रीजन के। अब बात सुनो जरा, सोचो कि यार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, वैसे तो उसका आइडिया नहीं है ना। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? खर्चे ज्यादा कर दिए हमने। अब अगर मैं लिख दूंगा एक्सपेंसेस आर इंक्रीज तो 1 मार्क मिलेगा। अब मुझे इसको मल्टीपल पॉइंट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? उसको 1 मार्क, एक पॉइंट को मैंने 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपेंसेस आर इंक्रीज नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? रेंट माइट हैव इंक्रीज्ड, सैलरीज माइट हैव इंक्रीज्ड, मोर अमाउंट स्पेंड। मतलब हर इंडिविजुअल एक्सपेंस पे अलग अलग बात करूंगा। 50 ही बना सकता हूँ ये मैं पॉइंट्स। ठीक है ना। अब मैं एहतियातन तीन तीन लिख दिए हैं, वैसे दो भी बहुत है। मतलब आमतौर पे ना एक रेशो का कमेंट 3 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स में से आप क्या करोगे? 1 मार्क का तो वो आ गया आपका, क्या कहते हैं, ये रीजन बता दिया आपने, वो बता दिया कि क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। और बाकी 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे उसके ऊपर ना, कमेंट के ऊपर, रीजन के ऊपर। दो रीजन भी काफी थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इम्प्रूव्ड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव लिखा आपने, 1 मार्क मिल गया। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर माइट हैव इंक्रीज्ड। क्यों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है? या तो ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा हमने, या फिर हमने क्या किया होगा, क्या कहते हैं, प्रॉफिट ज्यादा कमाया होगा हमने। और दूसरा हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल, नहीं है, मिस्टेक है। दूसरा ये हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइट हैव डिक्रीज्ड। कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया होगा। ठीक है, दो रीजन हो सकते हैं। दो रीजन क्या बताया हमने? या तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या फिर कैपिटल कम हो जाएगा। देखो इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसकी एग्जांपल क्या है कि देखो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, 50 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालूंगा, कितना परसेंट बनेगा? 50 लाख इन्वेस्ट किए, 10 लाख का प्रॉफिट आया, कितना बन गया? 20%। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, ये 20% से परसेंटेज बढ़ानी है, परसेंटेज बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो प्रॉफिट बढ़ जाए, प्रॉफिट 10 लाख की जगह 15 लाख हो जाए, इन्वेस्टमेंट वही रहे, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। या फिर बेशक प्रॉफिट 10 लाख ही आ रहा हो लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाए, कम इन्वेस्टमेंट में 10 लाख आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा? परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी ना। मैं कहूंगा 50 लाख नहीं, अब 25 लाख पे 10 लाख मिल रहे हैं, अब 20% नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। दो तीन तरीके हैं ना परसेंटेज को बढ़ाने के। नंबर वन, या तो प्रॉफिट बढ़ाओ। नंबर टू, या फिर इन्वेस्टमेंट को कम करो। सही है, तो मैं दो रीजन बता दूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर माइट हैव इंक्रीज, दूसरा मैंने बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड माइट हैव डिक्रीज। करंट रेशो, करंट रेशियो क्या हुआ है? खराब हो गया हमारा, वर्सेंट हो गया। पहले कितना था हमारा? 1.9 था, अब कितने पे आ गया? 1.55 पर आ गया। अब बोलो करंट रेशियो है वर्सेंट, इसका क्या रीजन हो सकता है? एक्सपेंसेस माइट हैव इंक्रीज। भाई एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो कैश जाएगा ना हमारी जेब से, करंट रेशियो खराब हो जाएगा हमारा। और कोई नॉन करंट एसेट खरीद लिया हो हमने।
अगर हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं उससे क्या होता है, हमारे पास कैश वैश की कमी हो जाती है ना, हमारे पास करंट एसेट्स कम हो जाते हैं। नॉन करंट एसेट तो बहुत बड़ा आ गया, लेकिन करंट एसेट्स कम हो गए तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये भी एक रीजन है करंट रेशियो खराब होने का कि हमने नॉन करंट एसेट खरीद लिया कोई। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर अक्सर ऐसा होता है घर में कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, फिर क्या होता है, घर खरीद लिया आपने, गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, थोड़ा बड़ा एक्सपेंस है, तो आमतौर पर क्या हो जाएगा, आपके करंट एसेट थोड़े से कम हो जाएंगे, बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा ना, बोले यार अभी घर खरीदा सारा पैसा उसमें लग गया, ठीक है ना, तो ज़ाहिर है करंट एसेट हमारे पास कम हो जाएंगे। फिर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल्स का टर्नओवर हमारा क्या हुआ है, वर्सेंट हुआ है, लोग हमें देर से पैसे दे रहे हैं। बेटा यहाँ पर सब अटेंशन रखेंगे, पहले 68 डेज में मिल रहे थे पैसे, आप कितने डेज में मिल रहे हैं, 100 डेज में। ये तो बुरा हो गया हमारे साथ। इसका रीजन क्या बताएंगे, कैश डिस्काउंट माइट नॉट बी ऑफर्ड। हो सकता है हमने लोगों को डिस्काउंट देना बंद कर दिया, जल्दी पेमेंट की मोटिवेशन ही खत्म हो गई लोगों की। पुअर क्रेडिट कंट्रोल, हमारे वसूली वाले लोग बेकार हैं, प्यार से बोल रहे हैं, हमारे होते हैं ना बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, पूछते हैं भाई क्या हुआ यार आपके, वो क्या कहते हैं, रिकवरी हो गई, लोगों से पैसे ले लिए। हाँ सर वो मैसेज कर दिया है, अब कोई दे ही नहीं रहा तो हम क्या करें। तो ये क्या है, बेवकूफ आदमी है ना वो, तो उसके अंदर वही नहीं है, टैलेंट ही नहीं निकलवाने का। भाई कॉल्स करे, पीछे लगे, कुछ भी करे, भाई थोड़ा सा लोगों को फॉलो अप करता है तो। आप किसी को कॉल करोगे, अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं 4 लोगों को पैसे मुझे देना है, जिसकी कॉल आएगी उसको पहले दे दूंगा ना। दूंगा यार, रोज कॉल करके तंग कर रहा है, उसको पैसे दे के फारिग करो यार। और द अदर एंड क्या हुआ, एक बंदा फिर मैसेज करके बैठा हुआ है, या मैसेज भी नहीं कर रहा, इंतजार कर रहा है कि मैं खुद ही आऊंगा, नहीं, उसको खुद तमीज होनी चाहिए, खुद ये सोच के बैठा रहे इंसान तो क्या होगा। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं, नहीं नहीं अगले बंदे को खुद शर्म आनी चाहिए, वो दे देना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप ये बोल के इंतजार करते रहो तो ठीक है, करो फिर इंतजार, तो आखिर में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, शायद ना मिले भी, शायद मिल जाए, किस्मत वाले होंगे। अगर अगर फॉलो प्रॉपर नहीं किया तो। पुअर क्रेडिट कंट्रोल की वजह से भी क्या होता है, हमारा ट्रेड रिसीबल के डेज बढ़ जाते हैं, स्टाफ की ना है लिए। फिर मोर क्रेडिट डेज आर गिवन इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स। एक वजह ये हो सकती है कि भाई हमारी सेल्स कम हो गई थी, हमने लोगों को उधार ज्यादा देना शुरू कर दिया। अगर हम लोगों को ज्यादा जो है ना, क्या कहते हैं वो, लंबा लंबा क्रेडिट दें तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम भी लोग हमसे खरीदने में मोटिवेट होंगे। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कमेंट्स में मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपने कुछ भी लिखना है कहीं से भी उसको रेलेवेंट बना सकते हो ना, अगर मार्क्स मिल जाएंगे। इसकी अकाउंटिंग के जो कमेंट्स वाला सेक्शन है, इसके मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। मतलब कुछ भी करके आपको अपनी बात को जस्टिफाई करना है, ऐसा कमेंट करना है कि जो भी आप रीजन बोल रहे हो वो जस्टिफाई करो। ठीक है, तो ये आराम से मार्क्स, इजी मार्क्स है, एक दफा टेक्निक ट्रिक समझ आ जाए बस आपको। ठीक है, इतना रखेंगे आज के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल डू द पास्ट पेपर्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज।